अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं वाह पाकिस्तान डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले 70 सालों से ही जो है वो नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो शायद पिछले 70 सालों के मुकाबले में बदतरीन है और नौजवानों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और मीडिया हाउसेस की जो मुख्तलिफ खबरें आती हैं उसके ऊपर सुनते ही रहते हैं आए दिन कि कभी 4 लाख पाकिस्तानी नौजवान जो है वो पाकिस्तान से हिजरत कर गए, कभी 17 लाख की कोई खबर आ रही होती है कि 17 लाख नौजवान पाकिस्तान से हिजरत कर गए। तो उस वक्त जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो क्यों पाकिस्तान से दूर जा रहा है और क्यों नौजवान जो है वो हिजरत करने पर मजबूर हैं, इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने अपने साथ दावत दी है सैयद ज़रार आरिफ भाई को, जो कि कतर पेट्रोलियम के अंदर जो है वो हेड ऑफ बजटिंग डिपार्टमेंट के जो को लीड करते हैं। तो ज़रार भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ज़रार भाई, आप माशाल्लाह कतर पेट्रोलियम के अंदर हैं और कतर पेट्रोलियम के अंदर जो आपके पास एक ओहदा है, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी एक पोजीशन के ऊपर है जहाँ पर इकनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद ही जाहिर सी बात है जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलती है और ग्लोबली भी जाहिर सी बात है आप लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा जो इस वक्त फुकदान देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो माइग्रेट करता जा रहा है पाकिस्तान के बाहर। आप इसके बारे में जो है वो अपनी क्या राय पेश करना चाहेंगे? आपका गुमान बिल्कुल सही है, लेकिन ये ब्रेन ड्रेन या एग्जॉस्ट जो है फ्लग का, ह्यूमन फ्लग का, ये मतलब भाई कोई एक दिन की बात नहीं है। और अगर हम इसको कंपेयर करें, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ उसका ज़िक्र आपने किया, उसका नाम कतर एनर्जी हो गया। बहरहाल वहाँ पे बैठ करके हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक छोटे मुल्क को अगर हम कंपेयर करेंगे और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री के साथ जो कि पाकिस्तान है, तो ये एनालिसिस जिसे कहते हैं ना 1 to 1 नहीं होगा। ठीक, पहली बात तो ये कि एक छोटे मुल्क को, छोटी पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान होता है, एक वास्ट कंट्री को और एक्सपेंडेड जो है पॉपुलेशन को मैनेज करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान के अंदर आप सोचिए कि जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है और अगर हम कतर की बात करें तो कतर जो है वो 25 लाख की टोटल आबादी है। सही, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी मुल्क की जो इकनॉमी होती है ना, मईशत, उसका अंदाज़ा हम किससे लगाते हैं? वीवर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की इकनॉमी की एक्सपेंशन या उसकी एक्सटेंट का अंदाज़ा हम उसकी पॉपुलेशन से लगाते हैं। सही। तो पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। अगर आप उसका मवाजना करना चाहें और 25 करोड़ में आप ये समझ लीजिए कि 95% मुस्लिम कंट्री है, तो 95% मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका मवाजना फिर आपको उसी मुल्क से करना पड़ेगा जहाँ पर ये तमाम आबादी भी हो और जिसके ट्रेड्स भी इससे मिलते जुलते हों। सही, जो कि आपको नज़र नहीं आता। ठीक है ना। तो अगर हम उसका मवाजना करने के लिए जाएं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आज इतनी हैपजर्ड या फ्रस्ट्रेशन या अफरा तफरी या डिस्परेशन नज़र आती है, बिल्कुल, ये रिजल्ट्स हैं सर। ये रिजल्ट्स एक दफ़ा के नहीं है, 70 ईयर्स के अंदर आपके साथ जो कुछ किया गया ना, ये उसके रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल। तो पहले तो बात ये कि अगर हम पहले कंपैरिजन करने के लिए कोई मुल्क ढूंढें फिर कंपेयर करें तो बेहतर होगा, और अगर हम सिर्फ नज़रियाती बुनियादों पे इस मुल्क के बारे में कंपैरेटिव एनालिसिस करें ना, तो दो बातें हमारे सामने आएंगी। वो क्या है, आपने भी पढ़ा है, एक चीज़ होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मरकज़ करीब की क़ुव्वत और मरकज़ बईद की क़ुव्वत दोनों दरकार होती हैं आपको अपने मरकज़ पे बाउंड रखने के लिए, दोनों दरकार होती हैं। ठीक है ना, ये फिज़िक्स का रूल है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अगर कंट्री की ना, तो इस पाकिस्तान की जो पावर्स हैं वो क्या हैं, एक मुल्क को क्या चीज़ बाइंड करती है? तो सर उसको बाइंड करती है उसकी जोग्राफियाई हैयत, उसको बाइंड करता है उसका लेजिस्लेचर, कानून साज इदारा, उसको बाइंड करता है उसके अंदर का मौशी निज़ाम, उसको बाइंड करता है उसके अंदर का पॉलिटिकल सिस्टम और उसका समाज। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बड़े ब्रीफ अंदाज में बताई हैं।
अगर आज के दौर में हम पॉपुलेशंस को देखते हैं तो ये पॉपुलेशन जो है ना अपना कंपैरिजन क्यों कर रही है और कब कर रही है, वो कर रही है किसी एग्जिस्टिंग कंट्री के साथ। पाकिस्तान के अलावा जितने भी ममालिक दुनिया के अंदर हमको नज़र आते हैं ना, वो दो हिस्सों में दो तरह से बनते हैं। या तो बनते हैं जोग्राफियाई हैयत के मुताबिक, चाइना बन गया जोग्राफियाई हैयत के मुताबिक बन गया। इंडिया उसको कहते ही हिंद इसलिए है कि वो हिंद से, कोहे हिंद से बना हुआ मुल्क है ना, तो जोग्राफियाई हैयत के मुताबिक मुल्क है। अब ऐसे मुल्क जो जोग्राफियाई हैयत की वजह से अपनी बाउंड्रीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम दरकार है। अब वो सिस्टम कौन सा चलाएं? तो कभी वो कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं, कभी वो मार्क्सिज्म की तरफ जाते हैं, और मार्क्सिज्म से थप्पड़ पड़ता है तो वो सोशलिज्म की तरफ आते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान जोग्राफियाई हैयत के मुताबिक बनने वाला मुल्क नहीं था। आप इसकी अगर तारीख पढ़ें, आप पढ़ें, मैं पढ़ूं, और सब अगर उसके हिस्ट्री में जाते हैं, हमें पता चलता है कि जनाब ये तमाम कंसोर्शियम हुआ है, और वो कंसोर्शियम अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर ही हुआ था। सही है, ठीक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये मुल्क बन गया। बना तो सबने एग्रीमेंट किया, पैक्ट किया। अब जब मुल्क बन गया, चलाने के लिए सिस्टम चाहिए था, तो चलाने के लिए सिस्टम भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक सिंक्रोनाइज होना था ना। बिल्कुल। वो वहां से डेविएट हो गया। जब डेविएट हो गया तो फिर आपने ऐसे ही हुआ कि कंप्यूटर आपने ले लिया, कोई सा HP का ले लिया, और आपने सॉफ्टवेयर जो है वो किसी और का डलवा रहे हैं उसके अंदर और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक जो सबसे क्रिटिकल यहाँ पे जो बात उठती है, फिर वो ये बात उठती है कि अगर ये मुल्क यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था और ये वादा पूरा नहीं किया गया या ये वादा वफा नहीं हुआ, इसका कसूर आज के नौजवान यानी कि आज के नौजवान क्यों इस जिम्मेदारी को बेयर करें? मतलब उन पर ही उनके साथ की जाती क्यों मतलब दरपेश है कि वो तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको आया है इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। तो मतलब अगर इस तरीके से, तो फिर आपकी जो बात है, मैं अगर उसको एक वसी पैराई के अंदर लेके जाऊँ, तो आज का नौजवान अगर हम उसको मतलब ये बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान, यानी कि वही वाली बात है कि अक्सर हम ये बात सुनते भी हैं और ये बातें मसाजिदों में और बयानात में और बड़ी बातें होती हैं कि पाकिस्तान एक नूर है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान को ज़वाल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान नूर है। ठीक है, पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। ठीक है, तो आज कई नौजवान इस बात पे कैसे कन्विंस होगा बात पे, यानी कि उसके पास तो अपना घर चलाने के लिए वसाइल पूरे नहीं हो रहे, आप उसको बात करें फिर हम नूर की, तो किस तरीके से ये एक ऐसी बात है कि अगर हम किसी से सामने वाले से करते भी हैं तो मायूसी इतनी ज़्यादा यानी कि फैल चुकी है कि इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। इसको किस तरीके से फिर आप ब्रीफ करेंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल वजह है। देखिए, अगर मैं इसको सिर्फ नर्चरिंग अंदाज में बताऊँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए, जो हमारे पास चिकन है ना, जो हैन है, मुर्गी है, वो परिंदा है। सही है। और उसकी जिबिल्लत है उड़ना, कभी तारीख में उड़ती भी होगी, लेकिन आज की जो मुर्गी है वो नहीं उड़ रही। सही है, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे वो परिंदा नहीं है। सही है। अगर उस मुर्गी को मुझे ये पूछना हो कि अगर ये परिंदा तो उड़ता क्यों नहीं है, तो फिर बैक हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 70 ईयर्स के अंदर आपके साथ मेरे साथ जो धोखाधड़ी और तमाम चीज़ें होती रहीं, जो मैं बताना चाह रहा था कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की प्रोवोकेशन के ऊपर इस मुल्क को बनाया। जब 8 करोड़ लोगों ने हिजरत की थी तो वो इसी प्रोवोकेशन के ऊपर की थी। बिल्कुल। देखें, नियतें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, वो तो मैं और आप नहीं देख सकते। exactly. लेकिन उसके बाद जब मुल्क बन गया तो चलाने के लिए भी तो उसको उसी स्लोगन के साथ चलना चाहिए था ना। जब वो सारे के सारे उसी स्लोगन के साथ चलते तो आज मुल्क आपको उसी स्टेट में मिलता, उसी हालत में मिलता जिसके लिए बनाया गया था। सही है। आज का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो ये देख रहा है कि जनाब ये कंप्यूटर है, इसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पड़ी हुई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बगैर ये कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। सही है, ऐसी बात है। लेकिन आपको नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है। सही है। आपको पता है? बिल्कुल। कैसे चल सकता है? डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके चल सकता है। सिस्टम कंट्रोल्स दूसरे भी हो सकते हैं। ये ऐसा ही है कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इस पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान को एक मुल्की अंदाज में ले रहे हैं। फिर दूसरे मुल्क हैं बराबर में, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, और ऐसी बातें आपको सुनने को भी मिलती होंगी कि कंपैरिजन भी करते हैं। वो कंपैरिजन ये करते हैं कि जनाब बांग्लादेश भी तो मौजूद है यार, वो पाकिस्तान मुसलमान मुल्क नहीं है। आप ये क्या बातें करते हैं मौलवी साहब बैठ करके यहाँ पर? तो इस तरह की बातें होती हैं।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज का जो बच्चा है पहले तो उसको इस रियलाइजेशन ऑफ फैक्ट पे लाना पड़ेगा कि जहाँ पे इस जिसे कहते हैं ना करारदादे मकासद जिसके लिए मुल्क बना था, अगर मुल्क चलाने का मकसद वही था जैसे दूसरे ममालिक चल रहे हैं तो फिर मुल्क बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सही है। यू आर वेल ऑफ देयर। आपके बहुत से लोग जो माइग्रेशन के दौरान शहीद किए गए और जो उनके साथ मजालिम किए गए, सब कुछ छोड़कर आना एक बहुत बड़ी माइग्रेशन थी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने की, तो क्या वजह थी? तो उस मकसद को पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा और रियलाइजेशन के बाद आज आप ये कहते हैं कि हमारे साथ ये मसाइल होगा, तो मैंने आपको बता दिया वजह ये है कि मकसद से बईद की तरफ चले गए और बहुत अच्छा, आपको नहीं लगता है ये चीज़ के इस सारे जो जितनी वर्स कंडीशन इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस इस्लाम पसंद तबके पर भी फॉल करती है जो कि कहीं ना कहीं इस मुल्क की लीडरशिप को ओन कर रहा होता है? आपको नहीं लगता? क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं, ये बातें हैं तो बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल हकीकत बातें, लेकिन क्यों आज का नौजवान जो है वो उस मजहबी तबके से सबसे ज़्यादा मुतनफ़िर है? आखिर इसकी वजह क्या है? कि मतलब आप एक रियल चेंज की जब बात करते हैं तो आप कभी रियासत मदीना की अगर बात करते हैं तो अब तो रियासत मदीना से भी मुतनफ़िर हो गया है वो, कि मतलब उसकी नज़र में उसका कोई सही मॉडल ही सामने नहीं है। मतलब वो इतना बदगुमान और इतना यानी कि बदजन हो चुका है आज का नौजवान कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। आप इस चीज़ को कैसे सही करेंगे? मतलब इसको सही कैसे किया जा सकता है? चले इसको ऐसे बात करते हैं सर। देखिए मतलब भाई जो मुतनफ़िर होने की या फ्रस्ट्रेटेड पॉपुलेशन या यूथ की आप बात करते हैं ना, दीज आर द रिजल्ट्स। समझ रहे हैं? मैं और आप भी हैं, और अगर हम आगे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जनाब आगे जाकर के एक डेड एंड की तरफ हम खड़े हो गए हैं, आगे हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा निकलने का, तो डेफिनेटली मेरे पास पीछे बढ़ूंगा तो और इधर मौत ही मुझे नज़र आ रही है, तो फिर मेरा हाल क्या होगा? आई वुड बी अ डेस्परेट पर्सन। ठीक है, दिस इज़ द यूथ। सही है, सही। अब बात ये आती है कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये मौलवी तबका या मौलाना तबका जिम्मेदारी से उन पर है। नो, इस्लाम जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल के ऊपर देता है। कौन सी जिम्मेदारी? देखें, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। बात कौन सी जिम्मेदारी देता है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। यानी किसी भी जान से उसकी वसातत से ज्यादा का भारी अल्लाह ने नहीं डाला। यानी एक बंदा जो है वो एक दिहाड़ीदार मजदूर है, वो घर बनाता है, ईंटें ढोता है, क्या उससे सवाल और जवाब जो है वो मईशत चलाने का होगा? सही है, सही, बिल्कुल सही है। बात ये आती है कि हमने हर चीज को क्या रख दिया? हमने रख दिया आउटसोर्स। सही है। अच्छा, आज का जो यूथ है ना, इसके अंदर दो किस्म की जनरेशन हमारे पास मौजूद हैं। एक है जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा। जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा की जो ट्रेड्स है ना, वो ये है कि ये ऑथेंटिकेशन की तरफ बहुत कम जाते हैं। सही। रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। लेकिन स्पैन इसलिए कम होता है कि ये जब ऑथेंटिकेशन की तरफ नहीं जाते या वैलिडिटी को, सोर्स ऑफ वैलिडिटी को परसू नहीं करते, इनको जो बता दिया जाए उसके ऊपर चलता है। यानी सिंपल जैसे कहना इकरारुम बिल लिसान वाले मुसलमान हैं, लेकिन तस्दीकुम बिल कल्ब तो ये अल्लाह और उसका ही मामला है, लेकिन वो उसके ऊपर जाते भी नहीं है, सोर्स की तरफ जाते ही नहीं है। अब हुआ क्या कि हमारे जो बीच में जितने भी अकाबरीन गुजरे हैं, जिसमें हमारे अपने भी अकाबरीन शामिल हैं और हम भी उसमें शामिल हैं, बिल्कुल, कि हमने अगर अपना रोल कहीं पे डैमेज किया है या अपना रोल भरपूर तौर पे अदा नहीं किया, तो डेफिनेटली एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया। और वो मिसट्रस्ट इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पर पूरी सोसाइटी में पैदा हुआ। और जब मिसट्रस्ट पैदा होता है तो फिर आप मुझे बताइए, वो यकतरफा तो नहीं होता। आपको मिसट्रस्ट होगा मुझ पर, मुझको मिसट्रस्ट होगा आप पर। समझ रहे हैं? तो जो आने वाली यूथ है उसको मैंने अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स, जो कुछ मैंने सीखी थी वो ट्रांसफर ही नहीं किया, क्योंकि हर बंदा इस डिस्परेशन के अंदर अपने अपने साइलोस बना के बैठ गया। और इसी की बड़ी वजह आपको ब्रेन ड्रेन की शक्ल में भी नजर आती है, क्योंकि जो समझ ले पॉपुलेशन के वाइट कॉलर थे या ब्लू कॉलर थे और स्किल्ड थे और प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने सोचा यार ये एक ऐसा कंट्री है जो कि डेस्परेटेड कंट्री है, यहाँ पे रहना इनसिक्योर है, यहाँ पे छीना झपटी होती है, शूट करके चले जाते हैं, मुझे और मेरी औलाद को रहने का यहाँ पे हक ही नहीं दे रहे, और मैं यहाँ पे कुछ गेन भी नहीं कर रहा, तो वाई शुडेंट आई अप्लाई माई स्किल्स आउटसाइड द कंट्री। सही है। मैंने एक शॉर्ट स्केप लिया
और वहाँ से निकल के किसी और तरफ चला गया। अब वो तो वहाँ पे जब भी बम फटेगा वो इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी पे जाती है, जब तक जाती रहेगी। यहाँ पे जो वैक्यूम पैदा हुआ है ना, उस वैक्यूम के अंदर इनइक्वालिटी पैदा हुई है। पढ़ने वाला पढ़ नहीं पा रहा, हेल्थ वाला क्वालिटी की हेल्थ हासिल नहीं कर रहा, अर्न करने वाला अगर वो अर्न भी कर रहा है तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी पूरा नहीं कर पा रहा। अच्छा जरार भाई, व्हाट माय क्वेश्चन इज के पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आ जाता है, बांग्लादेश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप जितने भी यानी कि यूरोप को ले लें तो उसमें मेजॉरिटी यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की नज़र आती है। और अब अगर निज़ाम का कंपैरिजन करें तो जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है यही डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत बेहतर नज़र आती हैं यहाँ के मुकाबले में। अब अगर सिस्टम का ही कंपैरिजन करें, एक ही सिस्टम है और एक ही सिस्टम अप्लाई हो रहा है, तो इतना बड़ा मसला क्यों जनरेट हुआ? इसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? चलें इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा मौजूद आपने छेड़ा है। मैं आपको बता दूं, आपने जिस डेमोक्रेसी की बात की है ना, इसका मतलब है वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी की आपने बात की। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करवाए, इन्होंने आप देखिए कितने विजनरी इंसान थे। बिल्कुल। स्टडी कहाँ किया? उनके दरमियान जाके बैठ के किया, और दो एजुकेशंस का, दो सिस्टम्स का मवाजना किया, और उस वक्त वो समझ गए कि ये जो जमहूरी निज़ाम है ये है क्या। उन्होंने जो है वो इब्लीस की मजलिस शूरा में भी कहा कि हमने खुद शाही को पहनाया है ये जमहूरी लिबास, जब ज़रा आदम हुआ है खुद शनास और खुद निगर। तो पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जो आपको ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नज़र आ रहा है, ये ड्रिवन डेमोक्रेसी आपको यहाँ नज़र आ रही है पाकिस्तान में। सही है। हमने चूज़ किया, हमने कहा जनाब इंग्लैंड यहाँ पर था, इंग्लैंड बैकआउट हुआ, हमने एक मुकदमा लड़ा, उस मुकदमे के अंदर हमने कहा जनाब डिमार्केशन के हम हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, हमको अलग वतन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, वतन आपका, लेकिन यहाँ तो रह रहे नहीं, वतन आपका हो गया। वतन आपका हुआ तो हार्डवेयर आप लेकर अलग हो गए। अब आपने कहा जनाब मुल्क चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी अपना दीजिए, तो सॉफ्टवेयर भी उन्होंने आपको दे दिया। आप समझ रहे हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर भी आपको दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कौन सा दिया? अपना ही सॉफ्टवेयर दिया ना जो चला रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही। वो सॉफ्टवेयर कौन सा था? वो यही था कि हमने खुद शाही को पहनाया है ये जमहूरी लिबास। इससे पहले आप बताइए वहां पे कौन सा सिस्टम चलता था? मिडवाइवल सिस्टम चलता था ना, कुरून वुस्ता का सिस्टम चलता था ना। अच्छा, कुरून वुस्ता का सिस्टम जो है वो फ्यूडलिस्टिक मॉडल है। सही है। फ्यूडलिस्टिक मॉडल्स को वो कंट्रोल कैसे करते थे? वो करते थे चर्चिस के थ्रू कंट्रोल। आप समझे? जब आपने उनका ही सिस्टम लिया, आपने कहा जनाब अच्छा आपके पास भी फतवा होने चाहिए, फतवे चल रहे हैं, ठीक है। आप फतवे के अंदर आप जो है वो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी चलाने लग गए, आपने फला भी इस्लामिक करना शुरू कर दिया, हर काम इस्लामिक होने लग गया ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है? नो, इट्स अ हिडन पार्ट ऑफ द फ्यूडलिस्टिक मॉडल। तो जरार भाई बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि पाकिस्तान जब बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, फिर ये सारे बिगाड़ आ कैसे गए? मतलब वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने फिर तो मतलब आज की नौजवान नस्ल सही सवाल करती है ना, यानी कि सवाल तो फिर उनका जेन्युइन है, हम उसको कैसे किस तरीके से उनको आंसर करें कि यार वो सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं आज के नौजवान। देखिए मुर्जा भाई, सवाल उनका सही है, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए वो सवाल हर एक से वो कर रहे हैं जिसमें उस डिलेमा में सारे खड़े हुए हैं। यानी अगर वो सवाल वो किसी एक राह चलते हुए इंसान से भी करेंगे या अपने बाप से भी करेंगे तो वो भी वही भुगत कर आ रहा है। बात उनका सही है, बात सवाल सही है, लेकिन मैंने आपको शुरू में जो बात कही थी ना, उसको ही आज आप उस पॉइंट पे आप मेरी बात पे आप आ गए हैं कि मैं जो कह रहा था कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा था तो मुल्क के अंदर जो चलने वाले निजामात थे वो उससे सिंक करने चाहिए थे, वो सिंक नहीं हुए। इसीलिए 70 साल में जब वो अनसिंक सिस्टम आप चलाते रहे, उनके रिजल्ट्स यहाँ मिले आपको। तो मैं जो बात कह रहा था कि फ्यूडलिस्टिक मॉडल को डेमोक्रेटिक अंदाज में चलाने के अंदर आज आप देखिए आपके सारे के सारे सोर्सेज जो है ना, जो आप जैसे कहते हैं दूध निकाल लें ना भैंस का, तो दूध निकाला आपने और छाछ तो सारा का सारा वो ले गए, बिल्कुल मक्खन तो वो ले गए, मलाई तो वो ले गए, जो बचा कुचा था वो आपको दे गए। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसको समझने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर, सिस्टम की ड्रास्टिक चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। देखिए सिस्टम आउटराइट रिजेक्ट नहीं होता,
बिल्कुल ऐसे कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी आप जब मुझे बताइए कि सिस्टम आउटराइट रिजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, सिस्टम की करेक्शंस होती हैं, जहां जहां करेक्शंस होंगी उस करेक्शंस के लिए ये नहीं है कि आज हम करेक्ट करना शुरू कर दें तो रिजल्ट दूसरे दिन से आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर 9 मई होता है तो पहले वो बोलते हैं ना, सॉरी कह रहा हूँ जब 9 मई होता है तो फिर वो बोलते हैं ना यार हम इनकलाब कैसे लें, पुलिस मारती है। नहीं, वो तो एक अलग, अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर फिर पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये कि सिस्टम का चेंज जो है ना किसी के ऊपर एजिटेशन से नहीं आता, आप इस तरह से नहीं आता कि मैं जाकर के मैं आपका घर जला दूं तो आप चेंज हो जाओगे, नहीं, आप में एजिटेशन पैदा हो जाएगा और वो उस एजिटेशन से जो है ना फिर वो सिस्टम चेंज नहीं होता। और डेफिनेटली उस सिस्टम के बेनिफिशियरी कौन है, अगर आप फ्यूडलिस्टिक मॉडल को देखेंगे ना तो किंग्स, उसके बाद उनके लॉर्ड्स, उसके बाद नाइट्स ही आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सारे के सारे आज भी हमारे पास है और हम सारे के सारे पीजेंट्स की कैटेगरी में खड़े हुए हैं, और पीजेंट्स की कैटेगरी जो होते हैं ना वो इंजॉयबल मोड में नहीं होते। अच्छा ज़रार भाई, एक पर्सनल सवाल है जी, थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन आप यानी कि जो ये ब्रेन ड्रेन का इशू है या इस्लामिक नॉमिक्स है, इसके ऊपर आपने काफ़ी काम किया है और अभी भी यानी कि आज भी आप माशाल्लाह जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत अच्छा जो है वो सेमिनार मतलब जो है ना डिलीवर कर कर आए। कभी आपसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आप पाकिस्तानी नौजवानों को ब्रेन ड्रेन के इशू के ऊपर जो है कहते हैं खुद आप कतर में रहते हैं, कभी ये सवाल आपने फेस किया है? नहीं, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको जब आज मैंने ब्रेन ड्रेन का जो लेक्चर दिया था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि ब्रेन ड्रेन का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि ब्रेन ड्रेन के सिर्फ नुकसान ही हैं, हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं ना। तो एक प्रोज एंड कॉन में सबसे बड़ा प्रोज ये है कि फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, बिल्कुल ठीक है ना। जहाँ तक बात है अर्निंग की, तो डेफिनेटली अर्न करने के लिए गए, ये आप इसके ऊपर तो कोई वो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी ये जो मैंने डिसीजन लिया था वो कोई हालात और कोई और थे, नहीं, डेफिनेटली वो मेरा सेल्फ डिसीजन था। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि इमिग्रेशन की, या मैं कह रहा हूँ कि बंदा जो है वो कमाए वहाँ पर और वहाँ से कहीं और निकल जाए, ये ब्रेन ड्रेन परमानेंट ब्रेन ड्रेनिंग है या माइग्रेशन है। मैं परमानेंट माइग्रेशन का ना कायल हूँ ना इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी भी अगर मैं वहाँ पर हूँ तो आपको पता ही है कि मेरा जो है वो जितनी एफिलिएशन यहाँ पर है और जितना आना जाना मेरा यहाँ पर होता है, मेरा ख्याल है मैं आज भी अपनी कभी भी नेशनलिटी मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि यहाँ पे जैसे मैंने आज भी कहा कि वहाँ पे जितने यूथ हैं वो मेरे पास अंडर डेवलप ही रह करके आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुँच गए और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं वो कतरी मेरी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वही स्किल्स अगर मैं दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तो अपने मुल्क के बच्चों को क्यों नहीं। अच्छा, आप इसको कंक्लूड करते हैं ज़रार भाई, ब्रेन ड्रेन का इशू है, सोल्यूशन क्या है? देखें, इंडिविजुअल बेसिस पे भी हमको करना पड़ेगा। सोल्यूशन दो हैं, एक सोल्यूशन नहीं है। पहले तो सेल्फ डेस्परेशन को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, सेल्फ डिमोटिवेशन है क्या? ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, मैंने शुरू में बताया था, आप ऑडियंस को मैं दोबारा अपनी उस बात को रीइंस्टेट कर देता हूँ कि जब कोई शख्स एक बंद गली में जाता हुआ अपने आप को महसूस करेगा तो वो अपने जो फ्यूचर है ना उसको फोर्स ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जब वो फोर्स ही नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाएगी जो को उसको रैशनल माइंडसेट से हटा देगी। जब वो रैशनल माइंडसेट से हट जाएगा तो वो अपने लिए भी सेल्फ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, उसमें उसके साथ एडिक्शन की बीमारी पैदा हो जाएगी, हो सकता है नारकोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दे, फिर वो अपना वेस्ट ऑफ टाइम करेगा, अननेसेसरीली कोई ऐसे काम करेगा जिसके अंदर उसको कभी पहले वो एंजॉय भी करता होगा ना, अब उसके अंदर बिल्कुल पैसिव मोड में चला जाएगा। और ये यूथ के अंदर हो रहा है, अगर आप देखें ना तो ये स्लो पॉइजनिंग हो रही है, एंजाइटी आ चुकी है। बिल्कुल बूस्टअप रखें अपने मोरल को, बदतरीन की तरफ हम जा चुके हैं और एक हर अंधेरे के बाद एक सुबह की आगाही ज़रूरी होती है और सुबह आती है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बैड ही है और अब वर्स्ट की तरफ ही चली जाएगी। तो आगे अल्लाह ताला भी जो है वो कुरान में फरमाता है सूरह बकरा के अंदर कि शैतान है जो नूर से जुल्मात की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमको हिदायत देकर जुल्मात से नूर की तरफ लेकर आता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप सबको भी, मैं यूथ को भी ये कहूँगा कि अपने करियर गोल्स को सिर्फ अपनी सेल्फ इंस्टिक्ट के साथ नहीं जोड़िए कि सिर्फ आप ही को मिलना चाहिए और आप ही का वो हो जाता है। पहले ट्रस्ट बिल्डिंग कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, रैशनल माइंडसेट पे आइए। देखिए, फाइनेंसेस और प्रोजेक्ट्स फाइनेंसेस और अर्निंग, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के मुकद्दर में लिखी है, वो मिलके रहेगी।
डिपेंड करता है कि सोर्स आपके पास क्या होनी चाहिए, कि जायज़ सोर्स आप अडॉप्ट करें या नाजायज़ सोर्स अडॉप्ट करें, हलाल में जाएं या हराम में जाएं। अच्छा, मेरा जो सबसे आखिरी सवाल है सरार भाई वो ये है कि चेंज जो है ना वो चाहिए सोसाइटी को। इस बात पे तो आप भी एग्री करते हैं, हम भी एग्री करते हैं, लेफ्ट विंग हो राइट विंग हो, दे आर टोटली एग्रीड अपॉन के एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा नौजवान जो है वो अमली सियासत में आने के लिए तैयार नहीं है। तो अमली सियासत से मुराद ये है कि मतलब वो नौजवान जो इस सोसाइटी के मसलों को समझता है वो ऐवान तक कैसे पहुंचेगा, मतलब वो तो पहुंचने के लिए भी तैयार नहीं, कोई एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं उस चीज़ के लिए। तो इस बारे में आप नौजवानों के लिए क्या कहेंगे, मतलब चेंज कैसे लाएगा, कैसे आएगा सोसाइटी में? मैंने एक बात कही थी कि यूथ हमारा टोटल पॉपुलेशन का 55% जो है ना कंसिस्टेंट ऑफ यूथ पर है, ठीक है ना। और ये सारे स्टडी और वो यूथ होता है जो कि आगे के लिए बागडोर संभालने वाले हैं। तो अब अगर ये समझ लेना कि सिर्फ ऐवान में जाकर के मसले हल कर लेंगे तो देखें सिस्टम चेंज शक्लों की चेंजेस से नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूथ के अंदर तो जो है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आते हैं। अब आप देखिए उनमें और हम में क्या फ़र्क है। वो यूथ जिसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी आते हैं, वो यूथ जिसके अंदर जो है वो दूसरे भी ग़ुलामान भी आते हैं। तो चेंज जो है वो ऐवानों में जाकर नहीं आता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सिस्टम की करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। और मैंने कहा था कि हमारा यूथ जो है ना जनरेशन Z और जनरेशन अल्फ़ा के ऊपर मुश्तमिल है, और सिर्फ सोशल मीडिया का बन गया है। सोशल मीडिया के अंदर जो है ना वो हम एक जैसे कहते हैं फार्मी चिकन तो पैदा कर सकते हैं, एक जो है ना रियलिस्टिक इंसान पैदा नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहूँगा तमाम यूथ से भी ये कहूँगा कि पहले आप लोग अपने अंदर एक पढ़ने की और समझने की और किसी भी चीज़ की सोर्स तक जाने की इस्तदा पैदा कीजिए। सही, ठीक है ना। चीज़ों को समझेंगे तो आपके सामने वो हक़ाइक़ आश्कारा होंगे जो कि खबरों से नहीं मिलेंगे, जो कि आपको सोशल मीडिया से नहीं मिलेंगे सिर्फ, बल्कि आपको देखने में नज़र आएंगे कि हाँ यार ये बंदा कह कुछ रहा है और अमलन कुछ और है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी शख्स आकर आपको ये नहीं कह देगा कि मैं जो है वो रियासत मदीना बना दूंगा तो सारी की सारी यूथ उसके पीछे चली जाएगी, ठीक। तो पहले तो अपने अंदर ये पैदा करें, एक इस्तकामत पैदा करें, अपनी पढ़ने की सलाहियत पैदा करें, ऑथेंटिकेशन पैदा करें, फिर रीबिल्डिंग ऑफ योर ओन ट्रस्ट पैदा करें कि दूसरे को भी आपके ऊपर आपकी बात पर एतमाद हो। क्योंकि जो हमारी यूथ है ना इसका स्पैन बहुत वॉलेटाइल है। आज अगर उसके अंदर यानी आपको एक ए ऑप्शन दिया जाए और एक बी ऑप्शन आपके पास मौजूद हो, आप कहेंगे यार ए से बी में 25% का मुझे इंक्रीज मिल रहा है, आप जंप कर जाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट कि आपके नॉर्म्स के ऊपर आप कंप्रोमाइज करते हैं नहीं करते हैं। तो अगर एक आम आदमी, ऐवान तो बहुत दूर की बात है, ऐवान में एक ड्रास्टिक चेंज भी चाहिए, उस चेंज के लिए पहले आपको अपनी यूथ को, अपनी नर्सरी को खड़ा करना पड़ेगा। छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उनको तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर तनावर दरख्त बन के जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो फलदार दरख्त है। पौधों को बनाएगा कौन? बात ये है उन पौधों को जो सेंचेगा, पानी डालेगा, उस बाग को खड़ा कौन करेगा? सर ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। कैसे कैसे? असल में तो कंक्लूड हमें इसी बात पे करना है ना कि अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। मतलब अल्टीमेट सोल्यूशन तो किसी भी उसमें जो होता है ना वो पहला होता है पर्सनल अफेक्शन। और पर्सनल अफेक्शन कैसे होती है कि लोगों के साथ आपको मेल जोल। मैं आपको अपनी पर्सनल एक मिसाल देता हूँ कि जब मैं आपकी उम्रों में था तो मैं अपने जो है ना बड़ों को ढूंढता था जिनके पास नॉलेज हो और मैं जाकर उनके साथ वक्त लगाता था। देखें हिदायत तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर आपको मिलती है ना, कोई शख्स तो नहीं दे सकता। मैं अगर पर्सनल बात करूंगा तो वो मेरी पर्सनल बात हो सकता है मुझे बेनिफिट दे रही हो, लेकिन कुरान और हदीस की जो बात होगी ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सारी कायनात के लिए ऑथेंटिक होगी। तो मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता था, आके उसको रिकनेक्ट करता था। किसी से कोई बात सुन भी ली, समझ ली, उसके बाद आकर के कुरान से हदीस से उसको देखा, समझ में आ गया बात ऑथेंटिक है तो उसके ऊपर फिर चलना उसूल बनाता था अपनी ज़िंदगी का। तो यही चीज़ आज आपको करनी पड़ेगी। हमको अपने तबकात को तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा उन बाउंड्रीज़ को जिसमें हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर लिया है। डिफ्रेंशिएट का लफ्ज़ मैंने नहीं इस्तेमाल किया, डिफ्रेंशिएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि मैं तो फलां पार्टी का हूँ तो आप फलां पार्टी के तो मैं बिल्लू कैसे। तो जब तक कि कोहेसिवनेस नहीं आएगी, कोहर्सिवनेस नहीं होगी तो फिर आपकी एक यूनिटी कायम नहीं हो सकती, और यूनिटी कायम नहीं हो सकती तो ये जवानों को आगे आप कैसे बढ़ाएंगे। जो काम करने का कलेक्टिव मैनर्स में होता है वो इंडिविजुअल मैनर्स पे तो नहीं किया जा सकता। सही, ठीक है। अब एक्स्ट्रा दे दो।
कि हमने तफसीली गुफ्तगू की इन इशूज़ के ऊपर। सही है, वो मैं दे देता हूँ। मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को बुला के आप इस प्लेटफॉर्म पे सुन सकेंगे और देख सकेंगे, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ये उस पर देख के बोल देना क्या है। थोड़ा माइंड मेकअप कर लो। ओके, सही है। जैसा कि आप लोगों ने हमारी ब्रेन ड्रेन के ऊपर एक बहुत एक्सक्लूसिव टॉक सुनी और सैयद ज़रार आरिफ भाई हमारे साथ थे, तो इसी तरह के क्रिटिकल इश्यूज जो हैं वो हम मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क पर। आपका हमारे प्रोग्राम को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।